स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 11 हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर बहुविकल्पीय प्रश्न हम बताएंगे। और सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है आज का वो है, निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार अपशिष्ट निष्कासन प्रणाली स्थापित की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी का के साथ चला जाएगा एथेंस। एथेंस जो थे यहाँ पे सबसे पहली बार अपशिष्ट निष्कासन प्रणाली स्थापित की गई थी। साथ ही ये जो आप लोग का 4 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगरीय ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर घ के साथ चला जाएगा, गैर खतरनाक। यानी कि गैर खतरनाक जो है वो नगरीय ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि प्लास्टिक को पुनः चक्रित करना कठिन क्यों है? प्लास्टिक को पुनः चक्रित करना कठिन क्यों है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, इसमें विभिन्न प्रकार के बहुलक रेजिन होते हैं जिसके कारण इसका पुनः चक्रित करना कठिन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो एग्जामिनेशन में जाने से पहले वीडियो को जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वहीं प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है? तो व्यक्तिगत स्तर पर जो किया जाता है वो स्रोत में कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है उसके साथ चला जाएंगे, यानी कि घा के साथ चला जाएंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर का रहा है कि खाद्य कंटेनरों में पुनर्चक्रित कागज के उपयोगों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? तो ये किसके कारण लगाया जाता है? तो क्योंकि यह संदूषण पैदा करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका है बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना अपशिष्ट प्रबंधन योजना के रूप में उपयोग की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, एकीकृत योजना। एकीकृत योजना के तहत में अपशिष्ट प्रबंधन योजना के रूप में उपयोग की जाती है। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 के बारे में। तो ठोस अपशिष्ट का जैविक पदार्थ विघटित हो जाएगा सूक्ष्म जीवों के द्वारा। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों के क्रिया के द्वारा ये अपशिष्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर गा के साथ चला जाएगा। गा हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट को नगरपालिका ठोस अपशिष्ट MWS कहा जाता है? तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा खाद्य अपशिष्ट भी आ जाएगा, लकड़ी के टुकड़े आ जाएंगे और प्लास्टिक के डिब्बे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि नगरपालिका के ठोस अपशिष्टों को उपयुक्त तापमान और परिस्थितियों में एक विशिष्ट भट्टी में जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भस्मीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि ठोस अपशिष्ट को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि यह बहुत महंगा है, इसके लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, इसके लिए आधुनिक तकनीकी की आवश्यकता होती है, इससे कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। तो सबसे बेस्ट जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घा के साथ चला जाएगा। तो घा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि जब सैनिटरी लैंडफिल में मौजूद कार्बनिक पदार्थ विघटित होते हैं तो इससे उत्पन्न होते हैं। तो इससे क्या उत्पन्न होते हैं? मीथेन होते हैं, मीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। इसके अलावा आप लोग को DPT का पूरा नाम आना चाहिए। DPT का पूरा नाम, DPT की आप लोग नोट कर लीजिए। DPT का पूरा नाम क्या होता है? डिप्टेरिया पर्टुसिस टेटनस होता है, आप लोग नोट करिएगा। साथ ही हैंड वॉश दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को आप लोग नोट कर लीजिएगा। 15 अक्टूबर को हैंड वॉश दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हमारे हाथों की स्वच्छता की दर कितनी होनी चाहिए? तो 20 सेकेंड होना चाहिए। 20 सेकेंड, अगर 20 से 30 भी रहे तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं मलेरिया किसके कारण फैलता है? वायरस से फैलने वाला रोग, विषाणुओं से फैलने वाला रोग, ये सभी प्रश्न आप लोग को आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ठोस अपशिष्टों को डंप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी और सबसे आम विधि है? तो इसका सबसे
आम विधि क्या हो जाएगा, लैंडफिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गा यानी कि सी के साथ चला जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। डिस्पोजेबल कचरे में शामिल है, तो डिस्पोजेबल कचरे में क्या शामिल हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, स्लरी हो जाएगा और तरल पदार्थ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 14 नंबर, सही कथन ढूंढे। कह रहा है कि एक प्रक्रिया में निकला अपशिष्ट दूसरी प्रक्रिया के लिए इनपुट बन जाता है। खा कह रहा है कि उपभोग और उत्पादन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं किसी न किसी प्रकार का अपशिष्ट उत्पन्न करती है। और गाँव में कह रहा है प्रकृति में कोई वास्तविक अपशिष्ट नहीं है। और डी कह रहा है उपरोक्त सही, तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है कि ठोस अपशिष्ट समस्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि बेहतर है। तो इसके लिए जो हमारा सबसे बेस्ट विधि होगा वो पुनर्चक्रण होगा। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 क्या पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक कचरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से सही गलत कथन का चुनना है। तो इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, यही हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कई बार पुनः चक्रित किया जा सकता है। तो आप लोग को पता है कि एल्यूमिनियम को कई बार पुनः चक्रित किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल अपशिष्ट से उत्पन्न होती है। तो इससे जो उत्पन्न होती है वो क्या है, बायोगैस, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए के साथ चला जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। CFC का पूरा नाम क्या है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। LPG का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। CNG का पूरा नाम क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ये सभी प्रश्न आप लोग को आना चाहिए। इसके अलावा हरे डिब्बे में कौन से कचरे का निपटारा किया जाता है, काला डिब्बे में कौन सा डिब्बे का कचरे का निपटारा किया जाता है, लाल डिब्बे में किस कचरे का निपटारा किया जाता है, ब्लू डिब्बे में किस कचरे का निपटारा किया जाता है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएँ बन सकती है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि शून्य अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के कचरे का अलग अलग संग्रहण करना, स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, सामुदायिक भागीदारी और उपरोक्त सभी, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक हैं। तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में जो हमारा मुख्य घटक होगा वो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए हैं और यह सभी प्रश्न आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है 4 अक्टूबर को, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।